वर्कशॉप असिस्टेंट में आप सिलेक्टेड हैं, तो इसका वर्क प्रोफाइल क्या होता है, मतलब वर्क क्या करना पड़ता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। असिस्टेंट वर्कशॉप का है आपका, जैसे कि रेलवे में तो 8 घंटा का वर्क प्रोफाइल होता है जी। इसमें आपका 2 तरह का होता है। एक होता है शिफ्ट वाइज वर्क होता है, ज्यादातर में शिफ्ट ही होता है। कि इनका प्रमोशन के बारे में थोड़ा सा इनसे बात करते हैं, तो थोड़ा सा बताइए कि प्रमोशन का इसमें क्या सिस्टम रहता है। देखिए, असिस्टेंट वर्कशॉप में प्रमोशन का बहुत ही अच्छा था। आप जैसे एज असिस्टेंट वर्कशॉप पहले एज असिस्टेंट आप ज्वाइनिंग करते हैं, उसके 2-3 साल बाद आपको पहला प्रमोशन। लेकिन वर्कशॉप का एक बेनिफिट होता है कि उसमें आपका ज्यादातर में नाइट वर्क नहीं होता है, जो कि हर कोई डरता है कि रेलवे में जाना तो नाइट वर्क करना है। लेकिन असिस्टेंट वर्कशॉप में एक ये आपका बेनिफिट हो जाता है कि आपको नाइट वर्क ना के बराबर है। उसमें क्या होता है, फिलहाल मेरा पोस्टिंग अभी, जैसे पहले मैं असिस्टेंट वर्कशॉप पोस्ट पे जमालपुर में था और मेरे कुछ फैमिली कारण की वजह से मैं अपना ट्रांसफर ले चुका हूँ एज असिस्टेंट। असिस्टेंट वर्कशॉप में काम किए हैं, तो आप सबसे पहले ये बता दीजिए कि जो उसका सैलरी होता है उसके बारे में एलिब्रेशन थोड़ा करिए कि उसमें सैलरी कितना होता है। वर्कशॉप में स्पेशल ये दिया जाता है, इसको इंसेंटिव बोलते हैं। आपका जो बोनस होता है सारा कुछ मिला के लगभग, तो मेरा नॉर्मलाइज होगा फाइनल जो मार्क्स था, जिस बेस पे मेरा सिलेक्शन हुआ, वो मेरा अभी के लिए देखिएगा तो पहले मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है और साइंस है। इसमें सबका अपना अपना वेटेज है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले अपना जो, अगर मैं जीके की बात करूं, जिसमें आपका स्टैटिक जीके है, तो स्टैटिक के जीके के माध्यम से हमारे टाइम में तो ज्यादातर जो करते थे का तैयारी करता है। डिफेंस का जो रनिंग होता है उस तरह तो हम टफ नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ मॉडरेट होता है। जो महीना 1.5 महीना 2 महीना का अगर रनिंग प्रिपरेशन करेगा तो उसका आराम से रनिंग क्लियर हो सकता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, या यूं कहें कि इंटरेस्टिंग इंटरव्यू में। आज हमारे साथ हैं देवेन जी, जो कि आरआरसी ग्रुप डी 2019 के तहत असिस्टेंट वर्कशॉप में सिलेक्टेड हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं ग्रुप डी से रिलेटेड काफी सारी क्वेरीज, जैसे कि हो गया कि इन्होंने कैसे तैयारी करी थी, और साथ ही इनके मार्क्स भी हम लोग जानेंगे, इनकी स्ट्रैटेजी जानेंगे कि मैथ की, रीजनिंग की, जीके जीएस की किस तरह से इन्होंने जो है अपनी स्ट्रैटेजी बनाई और जो है ग्रुप डी में सिलेक्शन लिया। साथ ही साथ थोड़ा वर्क के बारे में भी जानेंगे कि वर्क असिस्टेंट का जो वर्क होता है वो किस टाइप का होता है, और जो फिजिकल होता है दौड़ में, तो वो भी हम लोग इनसे जानेंगे। मतलब काफी सारी चीजें हैं ग्रुप डी से रिलेटेड जो हम इनसे जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देवेन जी, सबसे पहले आप छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को बताइए। थैंक यू। सबसे पहले आपके चैनल में मौका देने के लिए, बुलाने के लिए, और आपके जितने भी चैनल में आपके सब्सक्राइबर हैं उन सभी को गाइड करने के लिए, इस प्लेटफॉर्म में मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम देवेन कुमार हुआ। मैं फिलहाल अभी असिस्टेंट वर्कशॉप के पोस्ट पे जमालपुर वर्कशॉप में अभी पदस्थापित हूँ। मेरा चयन 2019 के आरआरसी ग्रुप डी 2019 के वैकेंसी में मेरा चयन हुआ था, जिसका ज्वाइनिंग 2023 में हुआ था जी। तो चलिए वीडियो को थोड़ा और बढ़ाते हैं, और भी सवालों का हम लोग सवाल करते हैं आपसे और जानने की कोशिश करते हैं ग्रुप डी के बारे में। तो थोड़ा सा आप ये बताइए कि जैसे आपने जो सिलेक्शन लिया, तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपसे यही जानना चाहूंगा कि आपका मार्क्स कितना था, मतलब जैसे आउट ऑफ 100 में आपने कितना अचीव किया। मेरा आउट ऑफ 100 में मेरा मार्क्स था 77 रॉ मार्क्स था, और नॉर्मलाइज होकर मेरा नंबर हुआ था 86.33। क्योंकि मेरा जो जिस दिन का शिफ्ट था वो शिफ्ट आपका आरआरसी के बाकी शिफ्ट के मुकाबले में ज्यादा हार्ड था, थोड़ा टफ था, इसलिए नॉर्मलाइज मार्क में मेरा नंबर थोड़ा अच्छा आया था। तो मेरा नॉर्मलाइज होकर फाइनल जो मार्क्स था, जिस बेस पे मेरा सिलेक्शन हुआ, वो मेरा नंबर था 86.33। 86 मतलब काफी अच्छा खासा मार्क्स था, और अगर रॉ मार्क्स भी देखा जाए तो वो भी काफी बढ़िया है। इतना मार्क्स लाना मतलब काफी मेहनत करनी पड़ती है इसमें, और आई होप कि काफी सारी स्ट्रेटेजी भी आपने लगाई होंगी पढ़ने के दौरान। तो चलिए एक एक करके स्ट्रेटेजी सबसे पहले जानते हैं कि इन्होंने जो इतना अच्छा खासा मार्क्स ग्रैब किया और ग्रुप डी के पोस्ट पे सिलेक्टेड है, तो जानेंगे कि इनका स्ट्रेटेजी क्या है। तो थोड़ा सा आप ये बताइए कि आप जब तैयारी करते थे तो तैयारी करने का आपका कुछ स्पेशल स्ट्रेटेजी क्या था कि इतना अच्छा मार्क्स आपने ग्रैब कर पाया। देखिए, स्पेशल स्ट्रेटेजी बोले तो सब जैसे करते हैं, जितने स्टूडेंट करते हैं सारा का तो वही है कि जो पहले सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपना स्ट्रेटेजी बनाना। जो कि अपना, अगर आप ग्रुप डी के लिए देखिएगा तो पहले मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है और साइंस है। इसमें सबका अपना अपना वेटेज है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले अपना जो उसका स्टैंडर्ड बुक होता है उसको मैंने फॉलो किया। सबसे पहले मैंने मैथ के लिए अपना जो किताब था आर एस अग्रवाल, उस टाइम अपने मैं उससे मतलब मैं प्रैक्टिस करता था। रीजनिंग के लिए तो कोई भी बुक मिल जाता था, उससे मैं रीजनिंग कर लेता था। बाकी जीके जीएस के लिए मैंने लूसेंट फॉलो किया था, और आपका साइंस के लिए एनसीईआरटी जो स्टैंडर्ड बुक होता है, मैं अपने टाइम पे मतलब उसी से प्रिपरेशन किया था ज्यादातर। उसी को मैं, और खास ही साथ
मतलब मॉक टेस्ट का भी मैंने ये किया था, मतलब मॉक टेस्ट ही भी रेगुलर बेसिस पे देता था। जितना भी प्रैक्टिस करता था उसका मॉक टेस्ट के माध्यम से अपना एनालिसिस करता था कि मेरा प्रिपरेशन किस वे में जा रहा है, सही ट्रैक में हो रहा है कि नहीं, जितना मैं अपना रिवीजन कर रहा हूँ मेरा सही स्ट्रेटेजी फॉलो हो रहा है कि नहीं, उसके लिए मैं मॉक टेस्ट भी बीच में जो फॉलो करता था। तो आपका जो ये प्रिपरेशन जो आपने किया, तो ये आपका मोड क्या था प्रिपरेशन, मतलब मोड ऑफ प्रिपरेशन, ऑनलाइन आपने तैयारी किया कि ऑफलाइन? मेरा मोड ऑफ प्रिपरेशन था ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब यूट्यूब के माध्यम से जी जी। जितने भी मतलब हमारे ये टीचर मिल जाते हैं, जो भी यूट्यूब से कंटेंट मिल जाता था, मेरा मेन मतलब प्रिपरेशन का मोड वही था ऑनलाइन माध्यम से। बाकी प्रैक्टिस के लिए थोड़ा बहुत अपना जो स्टैंडर्ड बुक होता है उसको फॉलो किया था। तो थोड़ा आप डिटेल में बताइए एक एक करके। जैसे अभी मैथ की अगर मैं बात करूं, तो अभी जो भी बच्चे आरआरसी ग्रुप डी या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर मैथ की देखा जाए तो आप उनको क्या बताना चाहोगे कि मैथ की प्रिपरेशन किस तरह से करना चाहिए कि अच्छा मार्क्स आ जाए? मैथ में अच्छा मार्क्स लाने के लिए सबसे पहले तो देखिए, आपको मैंने जो बोला, सबसे पहले आपको सिलेबस को फॉलो करना होगा कि मैथ का आपके सिलेबस के कंटेंट में क्या क्या है, और उसके आपको रेफरेंस है, या तो आप स्टैंडर्ड ई बुक उठाइए, या तो आप अगर ऑनलाइन के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, जो भी टीचर को फॉलो करते हैं, जो आपको पूरा सिलेबस कवर कराते हैं, उनसे आप फॉलो किए। मैंने जैसे किया था कि मैं अपना सारा सिलेबस पहले मतलब लिख लिया था कि जैसे मेरे मैथ में अगर 15 चैप्टर है तो 15 चैप्टर में से मेरा कौन कौन सा है, और उस चैप्टर को मैं यूट्यूब पे, अगर मैं जैसे अपना बोलूँ तो मैं यूट्यूब से पढ़ाई किया था, तो उस चैप्टर को मैं यूट्यूब पे सर्च करता था, उस चैप्टर का सारा थ्योरी, सारा न्यूमेरिकल जितना हमको मिल जाता था उससे हम प्रैक्टिस करके, और साइड में मेरा जो बुक था उससे भी क्वेश्चन देख के मैं अपना प्रैक्टिस करता था, और बाद में उसी को जो भी होता था टेस्ट के माध्यम से अपना एनालिसिस करता था। तो सिमिलरली अगर पूछा जाए अगर रीजनिंग के बारे में, तो उसके बारे में क्या बताना चाहोगे कि रीजनिंग की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए? रीजनिंग के लिए देखिए वही है कि अगर सबसे पहले तो आपको कोई ना कोई माध्यम मतलब ये करना पड़ेगा, आपको हेल्प लेना ही पड़ेगा, चाहे आप किताब से ले चाहे यूट्यूब से। तो रीजनिंग के लिए भी है, जैसे मैंने उस टाइम था रीजनिंग का बुक था, मतलब कोचिंग सेंटर का था, वो रीजनिंग का बुक से ही मैं अपना क्लास करता था, प्रैक्टिस करता था कि जो भी रैंडमली 30 क्वेश्चन होता था उसको मैं प्रैक्टिस करता। सबसे पहले तो उसका मैं जो बोला उसको भी रीजनिंग के लिए भी यूट्यूब के ही माध्यम से मैंने सारा टॉपिक वाइज जो था एक बार अपना पढ़ लिया, उसके बाद वही किताब के माध्यम से जो 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस होता था उसी में बार बार प्रैक्टिस करता था, मतलब रीजनिंग के लिए। हाँ, प्रैक्टिस मास्टर जी। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा जैसे एनटीपीसी में क्या होता है ना कि जीके जीएस पूरा कवर होता है 40 नंबर का, लेकिन ग्रुप डी में क्या होता है कि साइंस अलग से पूछता है, जीके का अलग से पूछता है, और जीके में करंट अफेयर्स भी इंक्लूड रहता है। तो थोड़ा सा हम जीके जीएस में आते हैं, उससे पहले आप साइंस का थोड़ा सा बताइए कि साइंस का प्रिपरेशन कैसे करें? साइंस का प्रिपरेशन जैसे मैंने किया था, तो मैंने एनसीईआरटी का जो था स्टैंडर्ड बुक 9th 10th का, वहां से मैंने अपना फॉलो किया था कि जो 9th और 10th का स्टैंडर्ड बुक है उसमें से जो उसका कंटेंट था उसी को मैंने अपना प्रिपरेशन करके, उसी को मतलब अपना जो भी होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे के एक बार उसके चैप्टर को पढ़ के, और बाद में जब मेरा वो किताब हो गया तो उसको हम यूट्यूब के भी माध्यम से, क्योंकि मेरा तो ऑनलाइन मोड था, यूट्यूब से मेरा जो भी कंटेंट हमको मिल जाता था साइंस का, कोई भी चैप्टर हमको कहीं से किताब से नहीं क्लियर हो रहा तो उसको हम यूट्यूब में सर्च करके उसका जो भी मतलब ये आता था कि हमको चैप्टर के बारे में जान लीजिए। मान लीजिए अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में सेल चैप्टर हमको किताब से अगर समझने में कुछ कंफ्यूज हुआ तो हम उसको फिर यूट्यूब के माध्यम से सर्च करके वहां से उसका पूरा पढ़ के, और बाकी फिर उसका हम ये करते थे, एनालाइज करते थे कि किसको कैसे सॉल्व करना, कैसे पढ़ना, उसका कैसे। चलिए बहुत बढ़िया। और करना है। हाँ, तो अभी सिमिलरली होता है कि जीके जीएस, मतलब जीएस तो हो गया, लेकिन जीके की अगर बात किया जाए, क्योंकि उसमें जीके प्लस करंट अफेयर्स भी रहता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप एलिब्रेट करिए कि इसकी प्रिपरेशन बच्चे कैसे करें ताकि जो है उनका जीके और करंट अफेयर्स में भी अच्छा खासा नंबर आए। देखिए जीके जीएस में आपका जैसे दो होता है, एक होता है आपका स्टैटिक जीके, और उसी में भी आजकल करंट अफेयर का मार्क्स आपका बढ़ा दिया हर एग्जाम में, अभी आपका करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज्यादा हो गया। तो अगर मैं जीके जीएस में अगर जीके की बात करूं, जिसमें आपका स्टैटिक जीके है, तो स्टैटिक के जीके के माध्यम से हमारे टाइम में तो ज्यादातर जो करते थे लूसेंट, क्योंकि हम जब तैयारी करते थे तब नया नया यूट्यूब का मतलब क्या बोले रिवॉल्यूशन हुआ था ऑनलाइन का, तो हम लोगों के टाइम तो मेन था कि लूसेंट का ही बुक हम लोग मतलब फॉलो करते थे, लूसेंट से ही मतलब जितना हो गया चैप्टर वाइज पढ़ना और उसी को रिवीजन करना। और अगर मैं अपने ऑनलाइन माध्यम के जितने हमारे साथी देख रहे हैं उनके लिए अगर मैं अभी जीके जीएस का अगर मैं अच्छा अगर माध्यम देना चाहूँ तो आप लोगों के लिए जैसे ऑनलाइन गुरुजी का ई बुक आपके पास अवेलेबल है, जो आपके लिए मतलब आपको तैयारी को एनहांस करने के लिए आपको अच्छा माध्यम, क्योंकि मैं भी पर्सनली उस ई बुक को फॉलो कर रहा हूँ और उसमें मैं भी देख रहा हूँ कि उसका क्वेश्चन कैसा है। तो जैसे हमारे टाइम क्या होता था, हम लूसेंट में मतलब अपने तरफ से 2-3 किताब को एक साथ कलेक्ट करके दोनों
तीनों किताब से अपना नोट्स बनाना आते थे, उससे निकालते थे क्वेश्चन, फिर प्रिपरेशन करते थे। लेकिन अभी जैसे ऑनलाइन गुरुजी का जो मैंने देखा ई बुक, उसमें क्या है कि आप लोगों के लिए एक ही जगह सारा कंटेंट अवेलेबल है। आप लोग अपना प्रिपरेशन वहां से कर सकते हैं। आप लोगों का क्या होगा कि जीके में जो आप लोग एक्स्ट्रा टाइम लगता है, उसको आप मिनिमम टाइम में इसको कन्वर्ट कर करके बाकी टाइम आप मैथ और रीजनिंग में अपना यूटिलाइज कर सकते हो। अगर हमारे ऑनलाइन माध्यम के जितने साथी देख रहे हैं उनके लिए करना चाहूँ तो उनके लिए एक अच्छा ही प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन गुरु जी का। अगर आप ई बुक फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जी। तो जैसे दोस्तों, जैसे इन्होंने बता दिया ऑनलाइन गुरुजी जीके प्रो के बारे में, तो थोड़ा सा मैं इसको इलेबरेट कर देता हूँ। तो ये जो है जीके प्रो ई बुक एक ई बुक है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये हिंदी में अवेलेबल है, तो जो भी बच्चे हिंदी में तैयारी करते हैं वो ले सकते हैं। और साथ ही दोस्तों मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक चीज और बता दूं कि ये इतना इम्पोर्टेंट है तो है क्यों। तो इसके लिए जो स्पेशल चीज ये है कि हमारा वन ऑफ द फाउंडर जो गोपीनाथ पॉल जी है, जो कि अभी आरआरबी, एनटीपीसी, जेसीसीटी के पोस्ट पर सिलेक्टेड है, तो उनके खुद के जो नोट्स उन्होंने बनाए थे एनटीपीसी एग्जाम क्रैक करने के लिए, तो वो पूरा नोट्स नॉट ओनली एनटीपीसी के लिए बल्कि जो पूरा उन्होंने नोट्स बनाया था जीके जीएस, जिससे आप एसएससी हो गया, रेलवे का कोई एग्जाम हो गया, सारे एग्जाम को आप कवर कर सकते हैं। तो उन्होंने जो नोट्स बनाया था उस नोट्स को हमने और हमारी टीम ने पूरी मिल करके उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसमें काफी सारे कंटेंट को ऐड करके, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए और भी ऑनलाइन से डाटा को कलेक्ट करके उसको जो एक जबरदस्त ई बुक का रूप दिया गया है, जो कि अपने आप में काफी जो है वैल्यूएबल चीज हो जाता है। और कोई भी एग्जाम को जीके जीएस के पोर्शन को कवर करने के लिए, यूं कहें कि उसको क्रैक करने के लिए सफिशिएंट है। ये अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो आपका जो है जीके जीएस पूरा कवर हो जाएगा। तो अगर आप इस ई बुक को लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के इस ई बुक को बाय कर सकते हो, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा, अगर कोई क्वेरी हो या नंबर के माध्यम से भी आप लेना चाहते हो तो स्क्रीन में दिख रहे नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो और इस ई बुक को ले सकते हो। साथ ही दोस्तों एक चीज और बता दूं कि ये जो ई बुक है बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, तो मिनिमल कॉस्ट में आप इसको ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और भाई से जानते हैं और भी रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड सवालों के जवाब। तो अब आप ये बता दीजिए कि जैसे रेलवे ग्रुप डी में होता है रिटन एग्जाम के साथ साथ जो है फिजिकल भी होता है, जिसमें दौड़ आपको लगाने पड़ते हैं। तो थोड़ा उसके बारे में एलेबरेट करिए कि ताकि जो भी बच्चे अभी ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक आइडिया हो सके कि जो फिजिकल होता है किस तरह का होता है, कितना हार्ड होता है, या फिर उसमें किस तरह से क्वालिफाई किया जाए, कितना मेहनत करना पड़ता है। तो थोड़ा इसके बारे में एलेबरेट करिए। देखिए, जैसे कि आपने बताया कि रेलवे में रिटन एग्जाम पहले क्वालिफाई करना पड़ता है, रिटन एग्जाम में पास करने के बाद आपको फिजिकल देना पड़ता है। फिजिकल में जो बच्चे सेलेक्टेड होते हैं उन्हीं को फिर फाइनली डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, जो कि उसका फाइनल चयन प्रोसेस है। तो फिजिकल जैसे कि ग्रुप डी में आपका है, एक होता है मेल के लिए, एक होता है फीमेल के लिए। मेल के लिए जो आपका होता है वो आपको 4 मिनट 15 सेकंड का मौका दिया जाता है, जिसमें आपको 1000 मीटर का दौड़ लगाना पड़ता है। 1000 मीटर दौड़ आपको 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर उसमें आपको पास करना, वो खाली आपका क्वालिफाई होता है। आपको उस टाइम पीरियड के अंदर में आपको दौड़ कंप्लीट करना है। और उसके साथ ही आपको 35 किलो का वजन लेके आपको 100 मीटर तक चलना होता है। आपको वो भी क्वालिफाइंग होता है। वो क्वालिफाई करने के बाद आपको रनिंग होता है। रनिंग के बाद अगर आप पास करते हैं तो आगे का प्रोसेस आपका उसमें होता है। तो ये टफ होता है कि इजी होता है? नहीं, दूसरे जैसे आप डिफेंस का तैयारी करते हैं, अगर डिफेंस का जो रनिंग होता है उस तरह तो हम टफ नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ मॉडरेट होता है। जो महीना, 1.5 महीना, 2 महीना का अगर रनिंग प्रिपरेशन करेगा तो उसका आराम से रनिंग क्लियर हो सकता है। इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो जैसे हम लोगों ने सारे डिस्कस कर लिए कि प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा आपने बताया, उसके बाद आपने ये भी बताया कि जो आपका दौड़ होता है, फिजिकल होता है, उसके बारे में भी हमने चर्चा करी। अब आप ये बता दीजिए कि जो वर्कशॉप असिस्टेंट में आप सिलेक्टेड हैं, तो इसका वर्क प्रोफाइल क्या होता है, मतलब वर्क क्या करना पड़ता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। असिस्टेंट वर्कशॉप का है आपका, जैसे कि रेलवे में तो 8 घंटा का वर्क प्रोफाइल होता है जी। इसमें आपका 2 तरह का होता है, एक होता है शिफ्ट वाइज वर्क होता है, ज्यादातर में शिफ्ट ही होता है। लेकिन वर्कशॉप का एक बेनिफिट होता है कि उसमें आपका ज्यादातर में नाइट वर्क नहीं होता है, जो कि हर कोई डरता है कि रेलवे में जाना तो नाइट वर्क करना है। लेकिन असिस्टेंट वर्कशॉप में एक ये आपका बेनिफिट हो जाता है कि आपको नाइट वर्क ना के बराबर है। उसमें क्या होता है कि जैसे आप वर्कशॉप के अंदर काम कर रहे हैं तो उसमें आपका अलग अलग सेक्शन होता है, तो उसमें से कुछ ही सेक्शन में नाइट ड्यूटी होता है, बाकी ज्यादातर में आपका 2 ही शिफ्ट होता है, शिफ्ट ए और शिफ्ट बी। मतलब मोस्टली आपका रात 10 बजे तक का जो शिफ्ट होता है उसमें आपका ड्यूटी खत्म होता है। जैसे मैं जिस इसमें था तो मेरा 2 शिफ्ट चलता था। एक सुबह का शिफ्ट था आपका 7 to 4 PM वाला, और एक दूसरा शिफ्ट चलता था जो 12 बजे से चलता था रात 8 बजे तक। तो 2 शिफ्ट में मेरा वहां पे वर्क चलता था।
चलिए, तो जैसे आपने बताया वर्क के बारे में, तो वो भी काफी अच्छा था। अभी आप ये बता दीजिए थोड़ा सा कि अभी आपका पोस्टिंग कहाँ पे है? फिलहाल मेरा पोस्टिंग अभी, जैसे पहले मैं असिस्टेंट वर्कशॉप पोस्ट पे जमालपुर में था, और मेरे कुछ फैमिली कारण की वजह से मैं अपना ट्रांसफर ले चुका हूँ एज ए असिस्टेंट पॉइंट्समैन पॉइंट्समैन बी के पोस्ट पे आद्रा डिवीजन में। जी। तो मेरा अभी फिलहाल पोस्टिंग हो चुका है, अभी मेरा ट्रेनिंग चल रहा है असिस्टेंट पॉइंट्समैन बी के पोस्ट पे। यानी कि वर्कशॉप, और अभी फिलहाल आप पॉइंट्समैन में हैं। तो वर्कशॉप वाला भी आपने वर्क तो बता दिया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप पॉइंट्समैन जो होता है उसका भी थोड़ा वर्क का थोड़ा सा एलिब्रेशन कर दीजिए। देखिए, जैसे कि पॉइंट्समैन बी होता है, ये आपका रेलवे में सेफ्टी कैटेगरी के अंदर आता जी। है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो एक स्टेशन में होता है, स्टेशन मास्टर के साथ एक मतलब पॉइंट्समैन उसको अपॉइंट किया जाता है। अच्छा। उसका काम होता है जो कि आपका स्टेशन में जो भी आपका ट्रैक पे पॉइंट्स होता है, पॉइंट्स को सेट, पहले क्या होता था हमारे रेलवे में, सारा पॉइंट्स को मैनुअली ऑपरेट किया जाता था। उसके लिए पॉइंट्समैन रखा जाता था, जिसका काम था जाके आपका रेलवे में पॉइंट्स को मैनुअली सेट करना। तो इसलिए पॉइंट्समैन ये पोस्ट उस टाइम ये किया गया था। लेकिन अभी क्या हो गया, बहुत जगह पे आपका मोटर ऑपरेटेड पॉइंट हो गया, जो कि स्टेशन मास्टर अपने पैनल से ही कंट्रोल करता है। लेकिन बहुत जगह में भी अभी ऐसा है कि रेलवे में मॉडिफाई होना बाकी है, जहां पे बहुत जगह ऑपरेटेड पॉइंट ही होता है, मैनुअल ऑपरेटेड, उसी को आपको ये करना पड़ता है। और भी जैसे ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज करना होता है, पॉइंट्समैन का ड्यूटी, जिसमें कोई भी ट्रेन आ रही है, ट्रेन गुजर रही है, उसको सिग्नल एक्सचेंज करना होता है। बाकी जैसे गाड़ी का शंटिंग होता है, अटैचमेंट होता है, गाड़ी को डिटैच करना होता है, इंजन चेंज करना होता है, सारा ये सब पॉइंट्समैन का काम होता है। ये होता है आपका स्टेशन के अंदर ही वर्किंग रहता है। दोस्तों, जैसे भाई ने यहाँ पर एक चीज बताया कि ट्रांसफर के बारे में, क्योंकि ये जो है पहले बिहार पे थे, ठीक है, वर्कशॉप पे इनका जो है सिलेक्शन हुआ था, और अभी ये ट्रांसफर लेकर के अपने नियरेस्ट स्टेशन में आ गए हैं, जहां पर अभी पॉइंट्समैन पे इन्होंने ये कार्यरत हैं। तो आप में से काफी सारे बच्चों का ये सवाल हो सकता है कि ट्रांसफर का क्या प्रोसीजर होता है, या ट्रांसफर कैसे लिया जाता है। तो इन्होंने जैसे लिया है, तो आपका सवाल ये भी हो सकता है कि जैसे अभी ग्रुप डी में काफी सारे बच्चे भरेंगे और काफी दूर दूर भरेंगे, ठीक है, तो उनका भी कहीं ना कहीं रहेगा कि मैं बहुत दूर में मेरा पोस्टिंग हो जाएगा, तो फिर मैं वापस अपने नियरेस्ट स्टेशन में किस तरह से जो है पोस्टिंग ले सकता हूँ, किस तरह से ट्रांसफर ले सकता हूँ। तो इससे रिलेटेड भी भाई से हम लोग बात करेंगे, और एक सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए लाएंगे, और भाई से सारी चीजें डिस्कस करेंगे, किस तरह से ट्रांसफर होते हैं, कैसे कैसे ट्रांसफर होते हैं। साथ ही इनसे और भी चीजें जानेंगे, कि पूरा एलिब्रेशन के साथ जानेंगे कि ट्रांसफर का क्या प्रोसीजर होता है, और कैसे हम अपने नियरेस्ट मतलब घर के सामने ट्रांसफर ले सकते हैं, और अपना जो है लाइफ बहुत दूर ना जाकर के सामने से ही अपना जो है रेलवे में जॉब कर सकते हैं। तो इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो भाई के साथ हम लोग करेंगे। आपको बस सिर्फ इतना ही करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है कि क्या आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट करिए, मैं भाई से बात करूंगा, और एक सेपरेट वीडियो ट्रांसफर से रिलेटेड इस चैनल पे आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे आपने असिस्टेंट वर्कशॉप में काम किए हैं, तो आप सबसे पहले ये बता दीजिए कि जो उसका सैलरी होता है उसके बारे में एलिब्रेशन थोड़ा करिए, कि उसमें सैलरी कितना होता है। असिस्टेंट वर्कशॉप का सैलरी में आपका जैसे बेसिक होता है, आपका डीए होता है, आपका एचआरए होता है, और आपका वर्कशॉप में स्पेशल ये दिया जाता है, इसको इंसेंटिव बोलते हैं। आपका जो बोनस होता है, सारा कुछ मिला के लगभग 34-35 हजार अभी बन जाता है। लेकिन ऐसे जब ज्वाइनिंग किया था लगभग मेरा 1.5 साल, तो उससे पहले मेरा 28-29 तक का करीब था, लेकिन अभी 34-35 तक का सैलरी बन रहा है। दोस्तों, आप जैसे कि स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, भाई का सैलरी स्लिप मैंने लगा दिया है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि इनका जो सैलरी है वो आपको सैलरी स्लिप के माध्यम से आप यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो चलिए और थोड़ा सा बातें करते हैं और जानते हैं कि इनका प्रमोशन के बारे में थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। तो थोड़ा सा बताइए कि प्रमोशन का इसमें क्या सिस्टम रहता है। देखिए, असिस्टेंट वर्कशॉप में प्रमोशन का बहुत ही अच्छा था। आप जैसे एज असिस्टेंट वर्कशॉप पहले एज असिस्टेंट आप ज्वाइनिंग करते हैं, उसके 2-3 साल बाद आपको पहला प्रमोशन मिलता है आपका टेक्नीशियन ग्रेड पे, टेक्नीशियन ग्रेड 3 पे आपको प्रमोशन मिलता है। और जनरली आपका हर 3-4 साल में वर्कशॉप में आपको एक प्रमोशन मिलता है, जो आप प्रमोशन बनते बनते जाते हैं, आपका लास्ट तक प्रमोशन जाके रुकता है एज ए सीनियर टेक्नीशियन। वहां पर जाने के बाद आपको एज ए डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर निकालना पड़ता है। उससे पहले तक आप जनरली बेसिस पे 3-4 साल में आप प्रमोशन ले लेके सीनियर टेक्नीशियन तक जाते हैं, जो कि आपका 4200 ग्रेड पे तक का होता है। तो इसमें आपका बहुत ही अच्छा मतलब प्रमोशन का स्कोप रहता है आपका असिस्टेंट वर्कशॉप में। और अगर मैं बोलूं, अगर मैं अभी जैसे पॉइंट्समैन में ट्रांसफर लिया हूं, तो अगर इसके बारे में बात बताऊं, तो इसमें भी आपका सभी जानते हैं कि वर्कशॉप के बाद अगर प्रमोशन का सबसे बढ़िया किसी में आता है तो पॉइंट्समैन में आता है, क्योंकि उसमें आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देके एज ए स्टेशन मास्टर, एज ए गुड्स गार्ड, आप एज ए सीसीटीसी, आप और क्लर्क, ये सारे चीज में आप एज ए डिपार्टमेंटल देके जा सकते हैं। तो पॉइंट्समैन भी प्रमोशन के स्कोप में बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। चलिए, तो जैसे आपने ग्रुप डी के बारे में काफी अच्छी तरह से लिबरेट किया, बताया वर्क कैसे होता है, साथ साथ में प्रिपरेशन के बारे में भी बताया। अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे आप ग्रुप डी में सिलेक्टेड हैं, तो अभी फिलहाल किसी और एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं?
अभी मैं जैसे एनटीपीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जी। और फिलहाल मैं जो आरआरबी जेई और असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम हुआ था वो भी दिया हूँ। उसमें एग्जाम हो गया है, 71 का नंबर ठीक ठाक है, अच्छा है। अब 72 का भी तैयारी कर रहा हूँ। और जैसे कि पिछला बार भी मैंने एनटीपीसी का एग्जाम दिया था, अच्छा, उसमें मेरा 1-2 नंबर से मेरा जो 72 का एग्जाम छूट गया था। उसमें थोड़ा सा मिस्टेक क्या बोलूं कि मैं बाकी सभी भाइयों को भी बोलना चाहता हूं कि आपका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करता। मेरा नहीं एग्जाम होने का ही रीजन था कि उसमें मेरा एक्यूरेसी जो था उसमें थोड़ा सा कम हो गया था, उसमें मेरा नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो गया था। इसलिए मैं सभी भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि जब भी एग्जाम का तैयारी करें आप अपना एक्यूरेसी जरूर मेंटेन करें, वही आपका फाइनल रिजल्ट दिलाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और उसी की वजह से आज मैं एनटीपीसी की जगह ग्रुप डी में जॉब कर रहा हूँ। अगर मेरा एक्यूरेसी ठीक ठाक रहता तो अभी मैं एनटीपीसी पे पोस्टेड रहता, लेकिन फिलहाल मैं एनटीपीसी का तैयारी कर रहा हूँ। इस बार और ज्यादा अच्छे से मेहनत किया हूँ और दोबारा एग्जाम देने के लिए भी मेरा प्रिपरेशन हो रहा है। और आप सभी को बोल रहा हूँ कि आप भी अच्छे से तैयारी करिए, और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ भी है। चलिए, तो बहुत बढ़िया आपने जैसे एलिब्रेट किया, तो हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप भी अच्छे पोस्ट पे जाएं। ठीक है, तो जैसे दोस्तों आप लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोग भी बहुत ज्यादा पैशनेट होंगे आरआरसी ग्रुप डी को लेकर के और आरआरबी रेलवे एनटीपीसी को लेकर के। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे भाई ने बताया कि इनका भी 1-2 मार्क्स से छूट गया था एनटीपीसी, तो कहीं आपका ऐसा ना हो कि आपका भी छूट जाए। इसीलिए आप लोग प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए और जीके जीएस में कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए, यानी जीके जीएस को स्ट्रांग बनाने के लिए आप हमारा ऑनलाइन गुरुजी का जीके प्रो ई बुक ले सकते हैं, जो अपने आप में परफेक्ट है जीके जीएस के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग लेना चाहो तो जैसे मैंने बता दिया कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के ले सकते हो। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो दोस्तों अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल, कोई डाउट रह गई है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर कमेंट पे आपका ज्यादा से ज्यादा लाइक्स आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि एक डेडिकेटेड वीडियो भाई के साथ और बनाएंगे, और साथ ही साथ दोस्तों आपके कमेंट्स में भी आपको रिप्लाई मिलेगा जरूर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। भाई को आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच चैनल पे आने के लिए। और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे फिर एक नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।